और आज एक ऐतिहासिक दिन है कश्मीर को लेकर, इसीलिए आज तक पर लगातार आप कवरेज देख रहे हैं। मिशन कश्मीर 2.0 धारा 370 हटाए जाने के बाद अब अगस्त में 2 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन आज का दिन क्यों ऐतिहासिक है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कश्मीरी नेताओं के साथ एक अहम बैठक होने वाली है। मात्र 5 घंटे का वक्त बाकी है, यानी दोपहर 3 बजे ये बैठक होनी है। और उससे पहले तक के जो राजनीतिक घटनाक्रम है, उसमें जो बड़े अपडेट्स हैं वो आपको हम बता रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी चर्चा में जुड़ेंगे। इसके अलावा ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स भी हमें बताएंगे कि अभी क्या परिस्थितियां चल रही हैं। लेकिन देखिए, मुलाकातों के दौर किस तरह से शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बीजेपी के नेताओं की मुलाकात है। जब बैठक में बीजेपी के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे तो किस तरह की बात वहां पर होगी, क्या रणनीति होगी। लेकिन इससे अलग अगर बात करें जम्मू की, तो वहां पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं महबूबा मुफ्ती के खिलाफ, क्योंकि मुलाकात से पहले उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को भी न्योता होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। जैसे ही महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान का जिक्र किया तो इस पर कड़ी नाराजगी दिखाई दी और प्रदर्शन की तस्वीर कल भी दिखाई दी थी और आज एक बार फिर वहां पर डोगरा फ्रंट प्रोटेस्ट कर रहा है। लेकिन इस बीच जेपी नड्डा से जम्मू बीजेपी के नेता मिलेंगे। निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता ये मुलाकात करेंगे। रविंद्र रैना भी इस बैठक में रहेंगे, जम्मू के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। तो प्रधानमंत्री से बैठक से पहले ये एक अहम बैठक की तस्वीर सामने दिखाई दे रही है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जम्मू बीजेपी के नेताओं की ये अहम बैठक होने वाली है। तो मात्र 5 घंटे का वक्त बाकी है। 8 दलों के 14 नेता इस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ शामिल होंगे। लेकिन देखिए, हर पक्ष अलग अलग अपनी अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री की इस बैठक से पहले कांग्रेस पार्टी की भी बैठक होगी। सुबह 11 बजे कांग्रेस के कश्मीरी नेताओं की ये बैठक हो रही है, होगी, जिसमें आगे की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या पॉइंट्स, क्या बिंदु रखे जाएंगे जब बोलने के लिए कहा जाएगा। क्योंकि जब अलग अलग पक्षों को आज आमंत्रित किया गया है, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर का जो पॉलिटिकल वैक्यूम है उसे खत्म करने के लिए अब आगे कैसे डेमोक्रेटिक प्रक्रिया बढ़े, उस पर सभी पक्षों से विचार लिए जा रहे हैं। डोगरा फ्रंट कर रहा है महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने आज की बैठक में शामिल होने से पहले ये कहा कि कश्मीर के भविष्य पर जो भी फैसला होता है, पाकिस्तान भी उसमें सम्मिलित होना चाहिए, पाकिस्तान से भी बातचीत होनी चाहिए। और इसी बात को लेकर जबरदस्त नाराजगी दिखाई दी जम्मू में। इससे पहले कल भी प्रदर्शन की एक तस्वीर देखी गई थी और आज डोगरा फ्रंट यहां पर प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें सीधे उन्होंने ये नारा लगा दिया कि महबूबा मुफ्ती को तिहाड़ जेल भेज दिया जाए। तो ये कल और आज की तस्वीर भी आपके सामने। कल बजरंग दल इसी तरह से प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिया, पुतला उन्होंने जलाया, और आज के दिन में हाथों में तिरंगा लिए जम्मू में डोगरा फ्रंट इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहा है। जो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, नाराजगी इस बात पर कि पाकिस्तान को शामिल करने की जो बात महबूबा मुफ्ती ने की है वो देश के खिलाफ है, कश्मीर के खिलाफ है। इस बात का जिक्र इन नारों में भी दिखाई दे रहा है। जो ये प्रोटेस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये महबूबा मुफ्ती के जिस बयान पर हैं, आपको वो सुनवाते हैं और साथ ही बीजेपी ने इस पर कैसे प्रतिक्रिया दी, देखिए। न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। बातचीत और बंदूक, ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ आतंकवाद की घटनाओं को बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर हो या लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद हो, वहां पाकिस्तान ने आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स खोल के रखे हैं। एक तरफ पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों की घुसपैठ करा के जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों की हत्याएं करेगा, और दूसरी तरफ उस पाकिस्तान से कौन बातचीत करेगा। इसलिए पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं हो सकती। बंदूक और बातचीत ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकती। गोली और बोली ये कभी साथ साथ नहीं चल सकती।
तो महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर एक जो नाराजगी दिखाई दी जम्मू में, उसकी तस्वीर आपने देखी और साथ ही रविंद्र रैना का भी ये बयान आप सुन रहे थे। लेकिन आज बैठकों के अहम दौर प्रधानमंत्री की बैठक से पहले भी चल रहे हैं। बीजेपी में जम्मू के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं, तो कांग्रेस के भी कश्मीरी नेताओं की एक अहम बैठक 11 बजे होनी है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ गुरु प्रकाश जी इस वक्त आ गए हैं। हमारे साथ इफ्तिखार मिसगर साहब भी मौजूद हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। हर्षदेव सिंह जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं, आप पैंथर्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अशरफ मीर साहब भी जुड़ेंगे और हमारे संवाददाता अशरफ वानी श्रीनगर से मौजूद हैं। सुनील जी भट्ट जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास यहां पर अशरफ आना चाहूंगी। देखिए, जबरदस्त हलचल तो दिल्ली में है, लेकिन कश्मीर में भी तो लोग आज टीवी स्क्रीन पर नजरें टिकाए बैठे होंगे कि इस मुलाकात से उनके भविष्य को लेकर क्या तय होने जा रहा है, क्या उम्मीदें हैं कश्मीरियों को। बिल्कुल मीनाक्षी, आपने सही कहा, क्योंकि इतने अंतराल के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार कुछ राजनीतिक उथल पुथल कश्मीर में दिख रही है। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सिर्फ अगर नज़र कहीं पर टिकी हुई है तो वो इसी बात पर कि इस बैठक के बाद क्या होगा, क्योंकि पिछले 2 साल के दौरान कश्मीर में काफ़ी सारे अफवाहें फैली। जब अनुच्छेद 370 जिस अंदाज से हटाया गया था, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई, उसके बाद कश्मीर जो है अफवाहबाजी पर बहुत ज़्यादा जो है ध्यान दे रहे हैं। कुछ दिन पहले जब राज्य के बंटवारे की बात हो रही थी तब भी काफ़ी अफवाहें थी, फिर उस पर सरकार ने सफाई दी। लेकिन आज की महत्वपूर्ण बैठक इसलिए है क्योंकि पहली बार 2 साल के बाद जो है जम्मू कश्मीर के सभी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ देश के प्रधानमंत्री सीधे मुखातिब होंगे। कई दिनों से ये बैठकों का दौर चल रहा है। अलग अलग पार्टी जिनको न्योता मिला था वो अपनी रणनीति अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में तय कर रहे थे। और उस बीच अभी जब मैं दिल्ली में खड़ा हूँ, कश्मीर के अधिकतर नेता जो हैं, जिसमें 4 भूतपूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आज़ाद, 3 उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर बेग, ताराचंद और निर्मल सिंह, ये 7 जिन्होंने पिछले 3 दशकों के दौरान कश्मीर में राज किया है या कश्मीर में सत्ता चलाई है, वो प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में जाहिर है कि अपने अनुभव, अपनी बात और अपने जो ख्याल है वो पेश करेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से भी प्रस्ताव रखे जाएंगे, उस पर किस तरह से विचार विमर्श होता है और किन बातों पर सहमति बनती है और कुल मिलाकर इस मीटिंग से निचोड़ क्या निकलता है, उस पर सबकी नजर टिकी हुई है। कश्मीर के सेंटिमेंट्स को अशरफ आप समझते हैं और दिल्ली में आज आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो यकीनन ये जो परिस्थितियां हैं आगे भी आप इस पर नजर बनाए रखें। आपके पास मैं लौटूंगी। हर्षदेव सिंह जी, अब मैं आपका रुख यहाँ पर करना चाहूंगी। देखिए, बहुत अहम ये एक मुलाकात होने वाली है। एक बड़ी पहल सरकार ने की है, एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश की है कि सभी पक्षों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया जाए। आप तो खुद कश्मीर में सरकार में हिस्सा रहे हैं, आज जब आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं, किन उम्मीदों के साथ आप जा रहे हैं? देखिए, हम ये उम्मीद रखते हैं कि इस मीटिंग में जो जम्मू कश्मीर के ज्वलंत मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा होगी और उनका कोई ना कोई समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। सबसे बड़ा यहाँ मसला जो है कि हमारी स्टेट जो है वो हमसे छीन ली गई है और उसको लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों में भारी रोष आज की तारीख में देखने को मिल रहा है। स्टेट रूट जो है जम्मू कश्मीर का बहाल होना चाहिए और साथ ही साथ चुनाव की प्रक्रिया जो है जम्मू कश्मीर में शुरू होनी चाहिए। 2018 में जून 19 को यहाँ सेंट्रल रूल लगा था और 3 साल हो चुके हैं केंद्र का जो यहाँ रूल चल रहा है और लोगों को जमहूरी निजाम से जम्मू कश्मीर में वंचित रखा गया है। अब लोग ये चाहते हैं कि एक चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में आए जिसका कनेक्ट जो है वो सीधा लोगों के साथ हो। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की जो परेशानियां हैं वो एक चुनी हुई सरकार ही बेहतर समझ सकती है और उनका समाधान कर सकती है। एक थोपी हुई सरकार से लोगों को जो है वो न्याय नहीं मिल सकता है, वो लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर सकेगी। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि जिस भी रियासत में असेंबली प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हो वहां 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर में असेंबली को प्रीमेच्योरली डिसॉल्व किया गया था 2018 में, लेकिन आज तक चुनाव नहीं हुए यहाँ पर, जिसको लेकर लोगों के अंदर एक भारी रोष जो है वो देखने को मिल रहा है। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द इस संदर्भ में फैसला लिया जाएगा। अब केंद्र सरकार ये कहती है कि डिलिमिटेशन पहले होगी
लेकिन डिलिमिटेशन जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था यहाँ, वो पिछले वर्ष 2020 में फरवरी में हुआ सर, था। डिलिमिटेशन के पॉइंट पर मैं अलग से आऊंगी। एक बार मैं गुरु प्रकाश जी से भी रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर डिलिमिटेशन पर हम चर्चा करेंगे। गुरु प्रकाश जी, देखिए जिस बात का जिक्र यहाँ पर हर्षदेव जी कर रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस आगे हो 370 हटने के बाद, क्या अब ये वो वक्त आ गया था जब सरकार को भी ये लगने लगा था कि अब सिर्फ सेना के पहरे में कश्मीर को, जम्मू को नहीं रखा जा सकता है, अब वो वक्त है जब राजनीतिक शून्य को खत्म करना होगा और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा? देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जम्मू कश्मीर का जो विषय है ये हमारे लिए एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, हमारे लिए एक भावनात्मक मुद्दा है। और कल ही 23 जून को भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस हमने मनाया था, और हम सबको याद है कि उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया था कश्मीर के विषय पे। पिछले 2 वर्षों में जिस प्रकार टेरर इंसिडेंट में 80% तक की गिरावट आई, पहली बात। दूसरी बात, हम जानते हैं कि 80,000 करोड़ का बजट आउटले अलग से प्लान किया गया है। तो 2 प्रमुख स्तंभ है जिसके आधार पर हम नए जम्मू कश्मीर का अध्याय लिखना चाहते हैं। पहला विकास और दूसरा दीर्घकालिक शांति व्यवस्था, और इसी के मद्देनजर आज की बैठक को रखा गया है। और हमें ये सख्त समझने की आवश्यकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार के हमें डायलॉग करना बहुत जरूरी है। और आज जो राजनीतिक दल बुलाए गए हैं, तो राजनीतिक दल तो पॉलिटिकल प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। पहला डीडीसी का चुनाव, दूसरा लद्दाख हिल काउंसिल का चुनाव। तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस का स्टेज वाइज एक हम लोग रेजोल्यूशन देख रहे हैं जिसका एंड ऑब्जेक्टिव है वो असेंबली का इलेक्शन है, जैसा हर्ष जी कह रहे हैं। हम सबकी इच्छा है कि लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक माध्यम से चुनी हुई सरकारी वहां पे शासन करे, लेकिन उसके मद्देनजर जो बैकग्राउंड था इसको रखना यहाँ पे आवश्यक होता है। इस बीच हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला निकल रहे हैं, घर से रवाना हो रहे हैं, आज मुलाकात के लिए उनको भी पहुंचना है। तो वही हलचल आपको इस वक्त दिखाई दे रही है इन तस्वीरों में भी। और ये बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि आज की बैठक में जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उनमें से एक। और ये देखिए काफिला यहां से निकलता हुआ अब आगे पहुंचेगा। मुलाकातों का ये जो दौर है वो जारी है क्योंकि हर जो दल है आज जो बैठक में शामिल होगा वो बैठक से पहले अपनी भी एक मीटिंग कर रहा है ताकि एक स्ट्रैटेजी तैयार हो। बीजेपी की अलग एक मुलाकात चल रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ। कांग्रेस के कश्मीरी नेताओं की एक अहम बैठक 11 बजे होनी है। और इस बीच ये तस्वीर आप देख रहे हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला निकले हैं। अब ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना क्या स्टैंड तैयार करती है। हालांकि इससे पहले की मुलाकातों में गुपकार संगठन की तरफ से जो बात सामने आई वो 370 की बहाली की बात कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि आज जब वो बैठक में बैठते हैं, आमने सामने एक टेबल पर होते हैं, तो उस दौरान कैसे विचारों का आदान प्रदान होता है। तो इस पर अपडेट्स आपको हम लगातार देते रहेंगे। इफ्तिकार मिसगर जी, अब आपको मैं जोड़ना चाहूंगी चर्चा में। आज की मुलाकात से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कश्मीर के भविष्य को लेकर? लेकिन मीनाक्षी जी, जहां तक ये मीटिंग का जितनी भी एक्सपेक्टेशन है बिलखुसूस कश्मीर के लोगों की, तो वो यही है कि 370 पे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमसे छीना गया था और जो हमारे लैंड सिक्योरिटी के एक्ट को चेंज करा गया, तो उन पे जब तक बात नहीं होगी तो तब तक ये जो ट्रस्ट डेफिसिट की बात है ये कश्मीर के अवाम में बिलखुसूस रहेगी। आज की मीटिंग से कश्मीरी अवाम की उम्मीद डेवलपमेंट से बढ़कर हमारे जितने भी कवानीनी जो चेंजेस आ गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो आ गई है, उन पे बात करने की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, तवक्कात है और उनके ही नताइज के पस मंजर में कश्मीरी अवाम वेट कर रही है। डेवलपमेंट तो कोई भी सरकार करेगी, इलेक्शन तो कभी भी यहाँ पे होंगे। स्टेटहुड तो अमित शाह जी ने वादा दिया है कि स्टेटहुड आपको वापस मिलेगा, लेकिन जहां तक मीटिंग को बुलाने का मकसद है, अगर स्टेटहुड देना था तो वो तो पहले ही अमित शाह जी कमिटेड है कि हम स्टेटहुड देंगे। अगर इलेक्शन कराने हैं तो इलेक्शन कमिश्नर एक नोटिस निकाल के इलेक्शन करवाते। इस जहां तक ये मीटिंग बुलाने का मकसद है, तो कहीं ना कहीं हमारी तवक्का बढ़ गई है कि कहीं ना कहीं हमारे मुद्दे पे बात होगी और मुद्दा 370 और 35A जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली इरोड किया गया, उसकी बहाली या उसके जगह पे कुछ और अच्छा जो जिसमें कश्मीरी सेटिस्फाई हो जाए, कुछ अच्छा मिलने को की आवश्यकता है।
जम्मू का भी रुख कर लेते हैं। सुनील जी भट्ट वहां पर मौजूद हैं और जम्मू से जो प्रोटेस्ट की तस्वीरें दिख रही हैं, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ एक नाराजगी वहां पर दिखाई दे रही है। सुनील, ये बताइए, ये जो नाराजगी वहां पर लोग जाहिर कर रहे हैं वो एग्जैक्टली महबूबा मुफ्ती के बयान के किस पॉइंट पर है कि पाकिस्तान को बातचीत का न्योता दिया जाए या पाकिस्तान के साथ एक डायलॉग प्रोसेस शुरू किया जाए? ये दो अलग बातें हैं। सुनील। मीनाक्षी, यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है उनका यही कहना है कि जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती ने जो है बयानबाजी की है, उन्होंने मांग की है कि पाकिस्तान के साथ जो है वार्ता होनी चाहिए, उसको लेकर यहाँ पर जो है प्रदर्शनकारियों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि अभी भी जो है पाकिस्तान जो है आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के मासूम लोगों को निशाना बना रहा है, और ऐसे समय में महबूबा मुफ्ती कैसे जो है पाकिस्तान से बातचीत की मांग कर सकती है। अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर डोगरा फ्रंट के जो कार्यकर्ता हैं प्रदर्शन कर रहे हैं महबूबा मुफ्ती के खिलाफ, और इन्होंने मांग की है कि महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जो है केस दर्ज होना चाहिए और उनको जेल में डाल दिया जाना चाहिए। तो साफ तौर पर जम्मू की सड़कों पर आप आक्रोश देख सकते हैं। इनके हाथों में तिरंगा है, जो तिरंगा देश की आन बान शान और अस्मिता का प्रतीक है। इनका कहना है कि जम्मू के प्रतिनिधियों को भी जो है बैठक में बुलाया जाना चाहिए था ताकि वो भी अपनी बात रख सकते थे। तो साफ तौर पर इन्होंने मोदी सरकार को भी कटघरे में घेरा है और कहा है कि मोदी सरकार ने जो है जम्मू के संगठनों की अनदेखी की है, जम्मू के संगठनों को नहीं बुलाया। हम सीधा यहाँ पर डोगरा फ्रंट के जो अध्यक्ष हैं अशोक गुप्ता, उनसे बात करते हैं। अशोक गुप्ता जी, जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से बातचीत की मांग की है, आपकी क्या आपत्ति है उस पर? अरे पुलिस वालों को लहूलुहान करना, आर्मी वालों का कत्ल करना, और वो जो नमाज अदा करने के लिए डारजी जा रहे थे उनको पीछे से गोली मारना बुजलों की तरह, और एक मोबाइल वाले को दुकान पे चढ़ करके मारना, ये जैश का काम है। और जैश आउटफुट है पाकिस्तान का, और वो कह रही है जो पाकिस्तान कश्मीर में स्टेक होल्डर की बातें करने का प्रयास करना चाहता है, जो कश्मीरियों को मार रहा है उसको पार्टी बनाने की बातें कर रही है। और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, ये बालाकोट स्ट्राइक चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए कश्मीर के नेताओं पर। जब तक ये लोग चुप थे, 370 के अंदर थे, तब पत्थरबाजी बंद, एड बंद, पाकिस्तान का बोलना बंद। आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको बातचीत के लिए बुलाया है वो गलत कदम है? उनका दिल अच्छा था, उन्होंने कहा अच्छे दिल के कारण प्रधानमंत्री ने इनको बुलावा भेजा, लेकिन उसका नजायज फायदा ले रहे हैं। आपको लगता है ये जो कश्मीर की जो पार्टियां हैं इनकी नीयत अभी भी नहीं बदली है? इनकी नीयत हमेशा खराब रही है, लेकिन मुझे दुख है फारूक अब्दुल्ला जी पर, जो हमेशा तिरंगा झंडा लेकर के आगे चलता था। उसको क्या हो गया? उसके प्रेजेंस के अंदर ए टॉल मैन विद इन 7 पीपल ही इज टॉकिंग, उनके प्रेजेंस के अंदर महबूबा मुफ्ती ने कही जब तुमको 370 वापस आना ही नहीं है, 35 वापस ही नहीं आना, तुमने कश्मीर दिल्ली जाके क्या करना है? तो मीनाक्षी, आप देख सकते हैं कि यहाँ जम्मू की सड़कों पर जो है काफी नाराजगी है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्ता की शुरुआत की है वो अच्छा कदम है, अच्छी नीयत से किया गया कदम है, लेकिन जो कश्मीरी पार्टियां हैं उनकी अभी भी जो है नीयत साफ नहीं है। वो अभी भी जो है आतंकवादियों के पाकिस्तान के पक्ष में बयान दे रहे हैं। जी, और इस वक्त आपको फिर हम बड़ी खबर बता रहे हैं, सूरत से कांग्रेस नेता राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं। आज उनकी कोर्ट में पेशी है। ये दरअसल मामला पूरा मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर, और इसी पेशी के लिए राहुल गांधी पहुंच चुके हैं सूरत। तस्वीरें आपको हम वहां से सीधी दिखा रहे हैं इस वक्त। सूरत कोर्ट में आज राहुल गांधी की पेशी होनी है। मोदी सरनेम पर यह टिप्पणी का मामला है, गंभीर आरोप उन पर इस पूरे मामले को लेकर लगे थे और इसी पर आज कोर्ट में उनकी टिप्पणी है, कोर्ट में माफ कीजिए उनकी पेशी है। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं यहाँ पर, थोड़ी देर में कोर्ट में उनकी पेशी होनी है।
मोदी सरनेम से जुड़े एक आपराधिक मानहानि मामले में अपना स्टेटमेंट राहुल गांधी को यहां देना होगा, इसीलिए कोर्ट में आज इन्हें बुलाया गया है। दरअसल 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम का इस्तेमाल किया था और जो उनकी टिप्पणी थी उस पर आपत्ति भी जताई गई थी बाद में। और इसी पूरे मामले के बाद जब ये शिकायत इसको एक मुकदमे के तौर पर दर्ज किया गया और मामला कोर्ट तक पहुंचा, तो आज उसी मामले में अपना अंतिम बयान देने राहुल गांधी सूरत पहुंचे हैं। गोपी घांगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। गोपी, राहुल गांधी पहुंच गए हैं, तस्वीरों में हम देख रहे हैं, कितनी देर में उनकी पेशी होनी है अदालत में, और इस पूरे मामले को लेकर भी डिटेल्स हमारे दर्शकों को दें। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी सूरत की जो सेशंस कोर्ट है वहां पे पहुंच चुके हैं और राहुल गांधी की जो पेशी है वो 11 बजे से कोर्ट की शुरुआत होगी। और पहला ही मुकदमा राहुल गांधी पे ये जो मानहानि का मामला दर्ज किया गया है वो भी यहाँ के जो स्थानीय विधायक है पूर्णेश मोदी के जरिए आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया गया है, जिसमें राहुल गांधी पर मोदी समाज के अपमान का आरोप लगाया गया है। दरअसल राहुल गांधी का जो बयान था वो काफी कंट्रोवर्शियल बयान था, जो कि 2019 के में उन्होंने बोला था कर्नाटका की एक रैली के दरमियान, और उन्होंने पूरे मोदी समाज को लेकर ये बयान दिया था, जिसे लेकर आज कोर्ट में उनकी पेशी हुई है। ये बयान दर्ज किया जाएगा और माना जा रहा है कि जो उनका बयान होगा वो करीब 11 बजे जब कोर्ट शुरू होगी तभी ही उनका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, जो कि 15 से 20 मिनट तक का एक पूरा कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो होगा। और करीब 12:30 बजे राहुल गांधी सूरत से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और राहुल गांधी फिलहाल कोर्ट के अंदर अपना जो मामला करीब 11 बजे शुरू होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी है वो काफी बड़ी तादाद में यहाँ पे तैनात किए गए हैं। 11 बजे कोर्ट की शुरुआत होगी और राहुल गांधी का ये जो बयान है उसे दर्ज किया जाएगा। मीनाक्षी। जी गोपी, आगे भी आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद गोपी इस तमाम जानकारी के लिए। राहुल अपने बयान में क्या कहते हैं नजर इस पर भी रहेगी, लेकिन लौटते हैं एक बार फिर कश्मीर की खबर पर, क्योंकि कश्मीर के लिए आगे भविष्य क्या हो इस पर आज एक अहम बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में हो रही है। 3 बजे बैठक का समय है और कुछ ही वक्त बाकी रह गया है, लेकिन उससे पहले तमाम दल जो आज आमंत्रित हैं इस बैठक के लिए वो अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। जम्मू बीजेपी के नेता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। उनके साथ बातचीत में आगे क्या पॉइंट्स रखे जाएंगे प्रधानमंत्री के साथ बैठक में ये तय होगा। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के भी कश्मीर से आने वाले नेता 11 बजे अहम बैठक करने वाले हैं। इससे अलग आपको कुछ देर पहले हमें तस्वीरें दिखाई जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी निकले हैं घर से। तो ये तमाम तस्वीरें आप जो समझ रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक से पहले हर पार्टी अपने अपने बिंदु और क्या वो अपने विचार आज की बैठक में रखने वाले हैं उसे दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन जबरदस्त हलचल का माहौल है आज जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक। इस बीच आपको हम तस्वीरें गुलाम नबी आजाद के घर की भी दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में वो भी घर से निकलेंगे, जो कि हमने आपको बताया कि 11 बजे कश्मीर से आने वाले कांग्रेस के नेताओं की भी अहम बैठक होनी है। तो जबरदस्त हलचल का माहौल इस वक्त है और इसीलिए आज तक पर लगातार आप ये कवरेज देख रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता जम्मू कश्मीर और दिल्ली में अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, जहां से सबसे पहले खबर आपको आज तक पर मिलेगी। लेकिन जो तस्वीर अभी उभरती दिखाई दे रही है कि कश्मीर में आगे किस तरह से पॉलिटिकल प्रोसेस बढ़े, वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अब कैसे शुरू किया जाए, एक राजनीतिक शून्य की जो परिस्थिति वहां पर बनी हुई थी, क्योंकि अब करीब करीब 2 साल पूरे होने वाले हैं धारा 370 हटने के। तो ऐसे में अब क्या तय होगा आगे, इस पर सभी पक्षों से आज बातचीत हो रही है। तो केंद्र सरकार की तरफ से एक ये बड़ी पहल है, एक बड़ी राजनीतिक पहल है और इसके लिए एक माहौल तैयार करने की कोशिश भी की गई है। एक अच्छा कदम ये दिखाई देता है कि जो कश्मीर से आने वाले अलग अलग पक्ष और नेता हैं वो भी आज बैठक में शामिल हो रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान को लेकर बयान दे दिया या नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्टैंड अब तक रहा है कि 370 को बहाल किया जाए, क्या ऐसी शर्तों के साथ या ऐसे विचारों के साथ बातचीत सक्सेसफुल होगी और ऐसे में आगे का रास्ता क्या होगा, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। बिल्कुल खुले मन से जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेचुरली
पूरे खुले मन से जा रहे हैं। आई विल बी टेलिंग यू नो देयर इन द मीटिंग इटसेल्फ हाउ कैन आई टेल यू व्हाट आई एम गोइंग टू बी डूइंग इन द मीटिंग। खुले मन से और बड़े मन से प्रधानमंत्री जी ने इस बैठक को बुलाया है। पिछले कई महीनों से जम्मू कश्मीर के कुछ बड़े नेता बार बार इस बात को लेकर मांग कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में एक सर्वदलीय बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बुलाई जानी चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से और बड़े मन से इस बैठक को बुलाया है। सबको ये अधिकार है कि वो अपने अपने पक्ष की बात रखेंगे, हम भी अपने पक्ष की बात रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही राष्ट्रवादी शक्तियों की बुलंद आवाज बनकर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और हम भी इस बैठक में वो सभी विषय जो जम्मू कश्मीर की जनता के संदर्भ में है, जो देश के हित में है, जो जनता के हित में है, उनको हम आवाज बुलंद करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मीटिंग बुलाई, हमें दावत मिली, यही फैसला हुआ कि हम उस मीटिंग में शिरकत कर लेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात को सुनेंगे और जो हमारी तजावीज़ है, हमारा एजेंडा है, उनके सामने रख लेंगे। हम मांग कर लेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें दिया है, अगर वो वापस लिया गया, उसका कोई हिस्सा, कोई हक जरूर हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मांगेंगे कि हमें वो सब कुछ वापस मिलना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें दिया है या दिया था। आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की तरक्की, तामीर और शांति के लिए क्या किया जा सकता है, इस लाइन पर बात हो। उनको भी हमारा मशवरा है कि आप जो है ऐसी बात करें जो जम्मू को मंजूर हो, केंद्र को मंजूर हो, जम्मू कश्मीर और भारत के लोगों को मंजूर हो, यहाँ जो वंचित लोग हैं उनको भी मंजूर हो, तभी जो है चीजें आगे बढ़ेंगी। तभी जो है आप आपका अपना जो दायित्व जो आप क्लेम करते हैं कि हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तभी आप प्ले कर सकते हो। अगर नहीं करोगे तो चीजें तो आगे बढ़ेगी। जो 72 साल में जिस तरीके से इम्बैलेंस रहा है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इसका सीट्स का, उसको ठीक करने के लिए हम अपने जो सुझाव हैं वो रखेंगे वहां। और इस वक्त जम्मू कश्मीर हाउस से हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह जुड़ गए हैं। जितेंद्र, किस तरह की हलचल वहां पर दिखाई दे रही है बैठक से पहले? देखिए मीनाक्षी, बैठक से पहले यहाँ जो बीजेपी के नेता रुके हुए थे, रविंदर रैना और निर्मल सिंह, वो अब से थोड़ी देर पहले इस जम्मू कश्मीर हाउस से यहाँ से निकल चुके हैं। माना यह जा रहा है कि वो बीजेपी हेडक्वार्टर पहुँच रहे हैं। वहाँ बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी बैठक है। इस बैठक का एजेंडा यही है कि जो प्रधानमंत्री के साथ सर्वदलीय बैठक हो रही है, उस बैठक से पहले बीजेपी को किस तरीके से जाना है, उसमें तमाम चीज़ों को लेकर के जो जम्मू कश्मीर के लीडर हैं उनके साथ बैठक की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर हाउस की स्थिति आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ किस तरीके से गहमा गहमी इस वक्त बनी हुई है। जो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पैंथर्स पार्टी के जो नेता हैं भीम सिंह, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ जम्मू कश्मीर के जो अलग अलग नेता हैं वो इस जम्मू कश्मीर हाउस में रुके हुए हैं। 3 बजे जो बैठक होनी है उस बैठक के लिए यहाँ से रवाना होंगे। उससे पहले अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं, बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए नेता हैं उनकी तरफ से बैठक की जा रही है। वहीं पीडीपी ने बैठक करके पहले ही अपना एजेंडा साफ कर दिया है कि इस बैठक में किस तरीके से वो लोग आगे जाएंगे। माना यह जा रहा है कि इस सर्वदलीय बैठक में उन तमाम चीजों पर जो कि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य से जुड़ा हुआ है उस पर चर्चा की जाएगी। और ये भी बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से रोड मैप तैयार किया गया है उसमें जो राजनीतिक दल हैं उनसे बातचीत की जाएगी। प्रधानमंत्री की इस बैठक में राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी अपनी बातें तो रखेंगे ही, साथ ही केंद्र सरकार आगे आने वाले समय में अनुच्छेद 370 हटने के बाद किस तरीके से आतंकवाद की कमी हुई है, वहां पर आतंकवादी गतिविधियां काफी कम हुई हैं, हिंसक घटनाएं जो पहले बहुत ज्यादा थी वो कम हुई हैं, उन तमाम चीजों का रोड मैप भी अपनी तरफ से रखेगी। तो जम्मू कश्मीर हाउस में इस वक्त गहमा गहमी है और जो पॉलिटिकल हुए हैं वो यहाँ पर रुके हुए हैं। वो 3 बजे के आसपास यहाँ से रवाना होंगे प्रधानमंत्री आवास पर और वहां पर बैठक में सारे नेता शामिल होंगे। शुक्रिया जितेंद्र, आप आगे भी नजर बनाए रहे। मैं लौटूंगी आपके पास अपडेट्स के लिए। मौसमी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मौसमी सिंह इस वक्त गुलाम नबी आजाद के घर के बाहर मौजूद हैं। मौसमी, देखिए आप जिस पॉइंट पर इस वक्त मौजूद हैं, गुलाम नबी आजाद, जो तस्वीर एक हमने राज्यसभा में देखी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुलाम नबी आजाद के बीच पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर एक बॉन्डिंग दिखाई दी थी, और इसीलिए गुलाम नबी आजाद जब आज कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में शामिल होंगे और उसके बाद जब आज की बैठक में शामिल होंगे तो क्या हमें वैसा ही कोई एक अलग तस्वीर दिखाई देती है कश्मीर के भविष्य को लेकर?
गुलाम नबी आजाद के जरिए इस पर निगाहें रहेंगी? बिल्कुल, देखिए 2018 से जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं है और तब से अब तक झेलम में बहुत पानी बह गया। देखना यह होगा कि जिस तरह से आपने कहा कि क्या गुलाम नबी आज़ाद सपोर्ट रोल में नजर आते हैं। बतौर प्रधानमंत्री ने उनके फेयरवेल में कहा था कि गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों से जुड़े हुए हैं, एक भावनात्मक जुड़ाव जाहिर था जब उन्होंने अपना भाषण दिया था, उनको फेयरवेल स्पीच दी थी। तो देखना होगा कि आखिर गुलाम नबी आज़ाद किस तरह से ये भूमिका निभाते हैं। बहरहाल उनके घर पे, उनके आवास पे गुलाम अहमद मीर और उसके अलावा तारा चंद, ये दो नेता हैं कांग्रेस के, जिनको बैठक में भी बुलाया गया है। वो मुलाकात करेंगे, कांग्रेस अपना आत्ममंथन करेगी और जाहिर तौर पे गुलाम नबी आज़ाद के दिलो दिमाग में ये भी होगा कि आखिर कांग्रेस हाईकमांड क्या चाहता है, कांग्रेस का क्या स्टैंड रहा है। तो बीच का रास्ता गुलाम नबी आज़ाद को भी इख्तियार करना पड़ेगा और जो बीच का रास्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इख्तियार करना चाह रहे हैं उसमें क्या गुलाम नबी आज़ाद अहम भूमिका निभाएंगे, ये भी देखना होगा। मीनाक्षी जी, मौसमी नजर बनाए रखें आप। और देखिए, जिस बात का जिक्र मौसमी आप कर रही हैं इस वक्त, गुलाम नबी आजाद का क्या रोल रहता है, और जैसी तस्वीर राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी और गुलाम नबी आजाद के बीच दिखाई दी थी, क्या उससे अब आगे अगला कदम हमें दिखाई दे सकता है जो कश्मीर के भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित हो? ये तमाम सवाल बने हुए हैं। लेकिन आपको दिखाते हैं करीब 2 साल पहले जब 370 हटाई गई, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने सदन में क्या कहा। एक राष्ट्र के तौर पर, एक परिवार के तौर पर आपने, हमने, पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। एक ऐसी व्यवस्था जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो हम सबके प्रयासों से अब दूर हो गई है। जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, बाबा साहब आंबेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो सपना अब पूरा हुआ है। और काफी सारे सदस्यों ने कहा कि बिल लाने का मतलब ही है कि अब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। भाई, बिल को पायलट तो मैं कर रहा हूं, लेकर मैं आया हूं, मंशा मैंने स्पष्ट कही है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्टेटहुड इससे नहीं मिलेगा। आप कहां से ड्रॉ करते हो? आपकी मन की आशंकाओं को जम्मू कश्मीर की जनता पर क्यों थोप रहे हो? मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। और कह रहे हैं कि स्टेटहुड देना है तो एग्मूट में क्यों लेकर आए? जरा एग्मूट कैडर को ही समझ लेते। क्या अरुणाचल राज्य नहीं है? क्या गोवा राज्य नहीं है? मिजोरम राज्य नहीं है? ये सारे राज्य ही है। जरा ध्यान से पढ़ लेते तो इतनी फजीहती न होती। ये सारे राज्य है और एग्मूट कैडर के अंडर में है।